Hello everyone, welcome to my channel. I am Kirti and today I am going to tell you about the history of English literature from 1746 to 1850. तो आज हम इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है, इतिहास, उसके बारे में जानेंगे 1746 से 1850, जो कि हमारे थर्ड सेमेस्टर में इस बार आया है। तो मैंने आपके लिए बहुत सिंपल से नोट्स तैयार किए हैं जो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, जो पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा डीपली नहीं पूछते हैं वो लोग, क्योंकि मैं आपको पैटर्न की बात करूँ तो शॉर्ट आंसर जो आते हैं वो 10 देते हैं, उसमें से आपको 6 करने होते हैं। तो उसमें लिटरेरी टर्म्स भी होती हैं और हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी होते हैं इंग्लिश लिटरेचर की। तो कोई से भी आप 6 कर सकते हैं। मेरी माने तो ज़्यादा फ़ायदा लिटरेरी टर्म्स में है, क्योंकि हिस्ट्री में से अगर उसका मूड हुआ और उसने ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस दे दिए, कहीं से भी आ सकता है, तो अपन फंस सकते हैं। लेकिन लिटरेरी टर्म्स जो हमारे सिलेबस में है वही आएंगी, तो ज़्यादा मतलब ईजी तो नहीं पड़ती, उन्हें भी याद करना पड़ेगा ही, लेकिन ज़्यादा डीप में से आता नहीं है। इस वजह से मैंने बहुत अच्छे नोट्स तैयार करे हैं, ईजी भाषा में करे हैं, जो आपको समझने में, याद करने में, लिखने में आसानी हो। थर्ड सेमेस्टर के पूरे नोट्स हैं ये। अभी तो जो क्वेश्चन आंसर है इम्पोर्टेंट, इसमें भी अभी मैंने नोबलिस्ट वगैरह के नाम छोड़े हैं, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स में बताऊंगी, तो आप वो अगली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अभी इधर से शुरू करते हैं। तो 1746 से 1850 के बीच में जो 3 मेन एजेस आपको समझने हैं, वो है एज ऑफ सेंसिबिलिटी या फिर एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं, जिसे हम 1746 से 1798 98 दूसरा रोमांटिक एज आता है, रोमांटिक रिवाइवल, जो कि 1798 से 1837 1837, और लास्ट में विक्टोरियन एज, जो कि 1837 से 1901 1901 तक आता है। तो हमें तो सिर्फ 1850 तक ही पढ़ना है, तो ऊपर ही ऊपर से अच्छा सा पढ़ लेते हैं, जो कि पेपर में भी आ जाए, आपके दिमाग पे ज़्यादा आपको ज़ोर भी ना देना पड़े, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है लिटरेचर में, और नंबर भी अच्छे आ जाएँ इन्हें लिख करके। सुनिए, पहला है एज ऑफ सेंसिबिलिटी या एज ऑफ जॉनसन भी जिसे हम कहते हैं। एज ऑफ सेंसिबिलिटी का मतलब होता है संक्रमण काल हिंदी में, ठीक है। टाइम पीरियड जो है, ये एज केम आफ्टर द रेशनल एज ऑफ द पोप। ये जो युग है वो पोप के तार्किक युग के बाद आया था, पोप के रेशनल एज के बाद आया था। तार्किक युग क्या होता है? मतलब जिसमें तर्क वितर्क बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, लोगों के पास फ्रीडम नहीं थी उस टाइम पे कुछ भी करने की, सारा कंट्रोल पोप के हाथों में था, उन्हें थॉट्स की भी फ्रीडम नहीं थी कि वो कुछ सोच सकें। तो उसके बाद ये एज आया, कौन सा? एज ऑफ सेंसिबिलिटी। ये एज मिड टू लेट 18th सेंचुरी में पाया जाता है, क्योंकि 1746 से मिड हो गया और 1798 18th के पास ही हुआ, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताओं की बात करें तो इस एज में फोकस ध्यान दिया गया इमोशंस, भावनाओं पर। सेंटिमेंटल लिटरेरी मतलब लिटरेचर, भावुक साहित्य, मतलब मैंने बताया ना उससे पहले तार्किक युग था, तो उसके बाद अब लोगों के ऊपर ध्यान दिया गया, व्यक्तिवाद पर, लोगों के ऊपर, उनके इमोशंस के ऊपर। और इस एज में ही नेचर को लेकर के जो एप्रिसिएशन है लोगों की वो बढ़ी थी, नेचर से प्यार करने लगे थे वो। अल्टरनेटिव नेम यानी इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको एज ऑफ ट्रांजिशन, बदलाव के एज के नाम से, और प्री रोमांटिक एज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, जो स्ट्रिक्ट न्यू क्लासिसिज्म था उससे शिफ्ट हुए थे हम दूसरे में, तो इस वजह से इसे बदलाव का एज कहा जाता है। की फिगर यानी मेन पर्सन कौन था इसमें? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, 1709 से 1784, जिन्होंने इस पीरियड को डोमिनेटेड यानी इसमें राज किया, अपने क्रिटिसिज्म, आलोचनाएं लिख करके, और लिटरेरी इन्फ्लुएंस यानी पोएम्स वगैरह लिख करके उन्होंने राज किया इस एज पर, मतलब वो फेमस पर्सन बन गए थे। ट्रांजिशन का एज, इस एज को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट मार्क्स द शिफ्ट फ्रॉम, क्योंकि इसमें जो पोप का स्कूल था विट का, यानी कि हास्य प्रधान शैली जो थी, पोप का जो रूल था उससे शिफ्ट हुए थे हम किस पर? पर्सनल इमेजिनेटिव पोइट्री पर, ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। यानी पोप की जो हास्य प्रधान शैली थी उससे बदलकर पर्सनल काल्पनिक जो पोएम्स वगैरह होती हैं उस पर आए थे हम, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की पर। साथ ही इस एज ने एक ब्रिज के रूप में काम किया, ब्रिज की तरह काम किया लॉजिक और इमोशन के बीच में। अगर मुख्य राइटर्स की बात करें तो इसमें थॉमस ग्रे, विलियम कॉलिंस,
जेम्स मैकफर्सन, ये तो पोइट्स हैं। नोवेलिस्ट में हेनरी मैकेंजी, ठीक है, हेनरी मैकेंजी, लॉरेंस स्टर्न और विलियम कूपर। तो ये जो विलियम काउपर और थॉमस ग्रे है ना, इन दोनों ने पोएम्स लिखी डेथ और सैडनेस के टॉपिक्स पर। ये विलियम कूपर नहीं है, विलियम काउपर है, मैंने एक्चुअली गलत लिख दिया है, COWPER। तो यही था जो मेन था एज ऑफ सेंसिबिलिटी या एज ऑफ जॉनसन के बारे में। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी समझने की या कहीं मतलब ज़्यादा इसमें डीपली याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ें यही हैं जहाँ से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें एक दो चीज़ें और रह गई हैं, जैसे नोवेलिस्ट वगैरह के और भी जो नाम है वो रह गए हैं, तो वो मैं क्वेश्चन आंसर्स की जब अगली वीडियो बनाऊंगी तो उसमें से हिस्ट्री से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरे एज पर चलते हैं जो कि है रोमांटिक एज, 1798 से 1837, ठीक है। टाइम पीरियड जान लेते हैं इसका। इस युग को माना जाता है मोस्ट रिवॉल्यूशनरी पीरियड लिटरेचर का, यानी जो ये रोमांटिक एज है इसको साहित्य, अंग्रेज़ी साहित्य का सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी युग माना जाता है। विच बिगेन विद द, जो कि जिसकी शुरुआत हुई थी किसके साथ, विद द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेड्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज इन द ईयर 1798। इस युग की शुरुआत हुई थी विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज द्वारा प्रकाशित लिरिकल बैलेड्स से, जो कि उन्होंने किस साल लिखे थे, 1798 में उन्होंने लिरिकल बैलेड्स लिखे। तो उसी ईयर से इस युग की शुरुआत हुई थी, जिसे हम रोमांटिक रिवाइवल के नाम से भी जानते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो इस युग में पोइट्स ने सबसे साधारण लैंग्वेज का यूज़ किया अपनी पोएम्स में, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, जटिल भाषा के स्थान पर। लव फॉर नेचर, इस युग में जो नेचर है उसको भगवान का रूप माना जाने लगा, भगवान की तरह नेचर की वर्शिप की जाने लगी, और इमेजिनेशन को रीज़न से ऊपर स्थान दिया गया। मतलब इससे पहले तो जितनी भी पोएम्स थी उसमें कारण को महत्व देते थे, पोएम किस कारण से लिख रहे हैं, इसमें इमेजिनेशन चला कि अपन जो कल्पना कर रहे हैं उसी को पोएम का फॉर्म दे दिया पोइट्स ने। की फिगर्स कौन है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए नोट देख लीजिए पहले नीचे वाला। 1798 से जो रोमांटिक रिवाइवल है, रोमांटिक एज है, उसकी शुरुआत हुई लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन के साथ बाय वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने जो की थी कोलैबोरेशन में उसी साल। अब सुनिए की फिगर्स के बारे में। ये जो रोमांटिक एज है, इस एज में दो जनरेशन पीढ़ियाँ पाई जाती हैं, ओल्डर जनरेशन और यंगर जनरेशन। वो जनरेशन के पोएट जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा है, जो कब हुआ था, 1789 में, वो तो ओल्डर जनरेशन में आते हैं। वो कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट साउदी, वॉल्टर सेवेज लैंडर। और वो पोइट्स जो यंगर जनरेशन में आते हैं और जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं देखा लेकिन उसके आइडियल्स जो हैं इक्वलिटी, लिबर्टी, ब्रदरहुड, उससे इंस्पायर्ड हैं, वो यंगर जनरेशन में आते हैं। कौन, पी.बी. शेली, जॉन कीट्स अलॉन्ग विद लॉर्ड बायरन के साथ, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि यंगर जनरेशन के पोइट्स के बारे में या ओल्डर जनरेशन, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा और बता के आइएगा। पोएम्स भी इन लोगों के बारे में हैं, तो आप एक लाइन जोड़ सकते हैं कि ये रोमांटिक एज की इस जनरेशन से बिलोंग करते हैं। तो पेपर जब इन्विजिलेटर जो आपका पढ़ेगा, जो शीट चेक करता है, वो उसे ये पता चलेगा कि आपको इसके बारे में इतना तो पता है, ठीक है। अब तीसरे पर चलते हैं हम। अभी रोमांटिक एज में भी नोवेलिस्ट वगैरह के नाम रह गए हैं, तो वो मैं क्वेश्चन आंसर्स में बता दूंगी आपको। तीसरा द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज की शुरुआत कब हुई, 1837 में। कब तक, 1901। टोटल कितने साल ये युग चला, 64 साल। टाइम पीरियड देखते हैं। इट इज़ द रेन पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ये क्वीन विक्टोरिया के शासन काल का समय है, जो कि 1837 से 1901 तक चला। इट बिगिन विद द एसेशन टू द थ्रोन एंड एंडेड विद हर डेथ। मतलब ये काल कब से कब तक चला, जब उन्होंने सिंहासन पर वो बैठी तब से उनके मृत्यु तक ये काल चला। 64 साल, 64 ईयर पीरियड चला, जिसमें हमें कौन कौन सी कैरेक्टराइज का इधर मतलब है विशेषताएं हमें कौन कौन सी देखने को मिलती हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन इसी टाइम पे हुआ था, रैपिड। दूसरा है सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव भी हुए थे। और तीसरा है एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि
ब्रिटिश एम्पायर की वृद्धि हुई थी, यानी ग्रोथ हुई थी ब्रिटिश एम्पायर की इसी टाइम पीरियड में। अगले पे चलते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है की ट्रेंड्स की, मतलब उस टाइम पर क्या क्या चीज़ें हुई थी नई या जो प्रचलित हुई थी। इट वॉज़ एन एरा ऑफ सरप्राइजिंग चेंजेस एंड मूवमेंट, यानी कि ये वो पीरियड था जिसमें बहुत अचंभित कर देने वाले बदलाव और मूवमेंट हुए थे, जैसे कि डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट हुआ था, रियलिज्म का राइज हुआ था, मतलब बढ़ा था रियलिज्म। रियलिज्म यानी कि वास्तविकता का बढ़ावा हुआ था, यानी मतलब बढ़ोतरी हुई थी। जो चीज़ जैसी है उसको वैसी ही दिखाना, बिना किसी उसके साथ छेड़खानी किए। एंड द पॉपुलैरिटी ऑफ द नोबल फॉर्मेट, यानी कि नोबल्स की एक तरह से हम बोल सकते हैं इस टाइम पीरियड में ही पॉपुलैरिटी बढ़ी थी। और लोगों का द लॉस ऑफ फेथ इन रिलीजन, लोगों का भरोसा उठ गया था रिलीजन से। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे रिवॉल्यूशनरी चेंजेस हुए थे लोगों के थॉट्स में, जो डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी है उसकी वजह से। की फिगर्स हैं इसमें चार्ल्स डिकन्स, आर्नोल्ड मैथ्यू, जॉन रस्किन, लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, थॉमस हार्डी एंड जॉर्ज एलियट। और भी इसमें नोवेलिस्ट वगैरह भी हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी अगली वीडियो क्वेश्चन आंसर्स में। नोट देखिए, ये जो पीरियड है इसको कॉम्प्लेक्सिटीज़ और डाइवर्सिटीज़ यानी जटिलताएं और जिसमें भिन्नताएं रही हों ऐसा एरा माना जाता है। और इसमें क्योंकि इसमें कई सारे डोमिनिएंट मूवमेंट्स हुए थे। प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हुए थे? चार्टिस्ट मूवमेंट, प्री राफेलाइट मूवमेंट, डार्विनिज्म, द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, द एस्थेटिक मूवमेंट एंड द मूवमेंट फॉर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। तो इसमें जो आपका मेन है, जो ज़रूर आपसे पूछा जा सकता है आपके थर्ड सेमेस्टर के पेपर में इस साल, वो है द प्री राफेलाइट मूवमेंट। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो प्री राफेलाइट ब्रदरहुड भाईचारे के बारे में और एक प्री राफेलाइट मूवमेंट के बारे में। तो जो प्री राफेलाइट मूवमेंट है उसकी शुरुआत विक्टोरियन एज के 40s में हुई। किस रूप में? एक आंदोलन के रूप में अगेंस्ट द अगलीनेस, जो बुराइयां थी, खामियां थी इस एज की, उसके लिए। और जो प्री राफेलाइट ब्रदरहुड है वो 1847 में खोजा गया 7 पेंटर्स के द्वारा। चीफ उनमें कौन है? 7 पेंटर्स हैं, जिनमें मुख्य कौन कौन है? जॉन एवरेट मिलाइस है, विलियम हॉलमन हंट है, विलियम माइकल रोसेट्टी है। ठीक है, फिर ये जो स्कूल है पेंटिंग का स्कूल, यही वाला प्री राफेलाइट ब्रदरहुड का पेंटिंग का स्कूल, ये डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया 1854 में। फिर 2 पोइट्स जिनका नाम है विलियम मॉरिस और AC स्विनबर्न, उन्होंने और उनके साथ DG रोसेट्टी, उन्होंने इस स्कूल को ज्वाइन किया और इसको स्कूल ऑफ पोइट्री में बदल दिया। तो ये एक मेन क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बस यही है सारे क्वेश्चंस, लेकिन इनमें अभी भी इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। तो इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस मुझे अभी बनाने हैं जो मैं अगली वीडियो में डाल दूँगी। अगर फिर भी आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।